तो अभी हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली, अभी सेकेंडिया गोनोरिया का कॉज हो गया था, अभी हम लोग देखेंगे बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले अगर जैसे बात करूँ सर्वाइकल स्टेनोसिस की, तो इसमें हम लोग क्या कराते हैं इसमें, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन बेसिकली यूएसजी से हम लोग को पता चल जाता है। जो यूएसजी हम लोग कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे हम लोग को पता चल जाता है। और इसका ट्रीटमेंट बेसिकली आसान है। अगर स्टेनोसिस हुआ है तो क्या करेंगे, उसको हम लोग डायलेट कर देते हैं अंडर द एनेस्थीसिया। उसके बाद हम लोग सेकंड जो होता है टीबी एंडोमेट्राइटिस, तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देते हैं हम लोग। ये पता है सबको, HRZE थेरेपी चलती है, HRZD थेरेपी चलती है, सबको पता ही है। जो है इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, पतला कर देता हूँ, इसको चलेगा ये। उसके बाद यहाँ पे यूटेराइन सिंके, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बायोप्सी करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में टीबी में, या फिर टीबी PCR करा सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उसके बाद यूटेराइन सिंके बेसिकली प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, तो इसमें मैंने लिख दिया है यूटेराइन सिंके। तो इसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, USG भी हम लोग करा सकते हैं, या फिर इसके हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी हम लोग में देख सकते हैं उसमें, कि इसको हम लोग देख सकते हैं इजीली। और इसके लिए SHG, USG और हिस्ट्रोस्कोपी हम लोग इसमें करा सकते हैं। और एक होता है सलाइन सोनोग्राफी हम लोग कराते हैं। सलाइन सोनोग्राफी हम लोग क्या कराते हैं, जो सलाइन होता है उसको हम लोग डाल देते हैं और उसमें हम लोग वाटर का मूवमेंट देखते हैं, तो इससे SG होता है। उसमें ट्रीटमेंट आसान होता है। जो सिंके होता है उसको हम लोग कर देते हैं, या फिर हम लोग जला देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्टेज जिसको बोलते हैं। पोस्ट रेडिएशन मतलब पता होता है इसका डायग्नोसिस, मतलब क्या इसमें तो पता होता है, पेशेंट खुद ही बताता है कि मुझे कैंसर हुआ था और मेरा रेडिएशन थेरेपी हुआ था। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग OCP इसमें देते हैं, पर इसमें हम लोग री इंश्योरेंस करते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग निकालना ही पड़ता है बाद में उसको। उसके बाद अगर यूट्रस एब्सेंट नहीं है तो हम लोग उसको भी फिर से रीएश्योरेंस करना पड़ता है कि उसमें यूट्रस जो है नहीं है, तो मेंसेस आ नहीं सकती। उसके बाद ओवरियन कॉज में देखेंगे, तो इसका में जैसे PCOS हो गया, PCOD हो गया, प्री मैच्योर ओवरियन फॉलिकल हो गया, इस सब में हम लोग देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम लोग AMH कराते हैं, एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका लेवल ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, LH और FS का रेशियो रिवर्स होता है। सीरम एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, सीरम प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है कम होता है। USG हम लोग कराते हैं, जो फॉलिकल होते हैं वो पेरीफेरी में अरेंज होते हैं, पेरीफेरी इन द सेंस ऐसा बगल में अरेंज होते हैं वॉल के। उसके बाद ओवुलेशन, PCOS में ओवुलेशन क्यों नहीं आता, क्योंकि जो डोमिनेंट फॉलिकल है वो नहीं बन पाता, इसी के लिए क्या होता है नहीं आते, इसी के लिए नहीं आते पीरियड। अब हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या था अपना ओवरियन ट्यूमर। तो ओवरियन ट्यूमर में बेसिकली हम लोग USG कराएंगे तो ओवरियन स्वेलिंग हम लोग को दिखती है। अगर ट्यूमर बायलेटरल होता है तो उसमें हम लोग उसमें ट्यूमर बायलेटरल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपरेक्टोमी, मतलब ओवरी को हम लोग निकाल देते हैं, इसका ट्रीटमेंट है। इसमें अगर बोलें तो बायोप्सी करा सकते हैं, सीरम एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है इसमें, सीरम प्रोजेस्टेरोन का लेवल हम लोग करा सकते हैं, वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें। और बेसिकली सीरम एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है सर्टोली सेल ट्यूमर में, जिसमें हर्सुटिज्म मतलब चेहरे पे हेयर आना, ये वाला इसमें कॉमन होता है कि टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद हम लोग इसमें HPE रिपोर्ट देते हैं ओपरेक्टोमी कराने के बाद। उसके बाद प्री मैच्योर ओवरियन फॉलिकल, बेसिकली प्री मैच्योर ओवर फॉलिकल मतलब क्या कि मेनोपॉज ना आने से पहले ही कि ओवरी फेल हो जाते हैं, ओवरी प्री मैच्योर मतलब ओवरी अच्छे से बन नहीं पाते, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर ओवरियन फॉलिकल। मतलब मेनोपॉज के पहले, मेनोपॉज आने के बाद ही जो ओवरी होता है वो फेल होना चालू होना है, पर मेनोपॉज आने के पहले ही जब अपना ओवरी ख़राब होने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर ओवरियन फॉलिकल। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डायग्नोस हम लोग करते हैं पहले मेनोपॉज आया कि नहीं आया। अगर मेनोपॉज आया है तो उसको हम लोग बता देंगे कि मेनोपॉज आ गया। पर अगर मेनोपॉज के पहले अगर 40 साल 45 साल में जो मेनोपॉज होता है, अगर 30 साल में है तो उसको प्री मैच्योर ओवरियन फॉलिकल हम लोग बोलते हैं। पर अगर मेनोपॉज डायग्नोस हो गया, मेनोपॉज कैसे डायग्नोस करेंगे, LH और FSH कर देंगे, तो इसमें LH और FSH का दोनों का लेवल बढ़ा हुआ आता है मेनोपॉज में, क्योंकि ओवरी में क्या होता है, ओवरी एट्रोफी होती है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो LH और FSH ज़्यादा सीक्रेट होते हैं ताकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ा सकें। उसके बाद एड्रीनल कॉज में देखते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग सीरम कोर्टिजोन, सीरम एंड्रोजन, सीरम एस्ट्रोजन, उसके बाद हम लोग सीरम कोर्टिजोल और इसे कसिंग सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं इसमें। उसके बाद RX इसका क्या है कि एड्रीनल ग्लैंड जहाँ पे ट्यूमर है उसको हम लोग निकाल देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दी उसके बाद दिस इज़ ऑल अबाउट दी अपना एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। और बाकी जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग स्वैब भेजते हैं, वो सब भी हम लोग इसमें करते हैं। या फिर अगर जैसे को और बेसिकली अगर कोई डाइट का जनरल फैक्ट, इसमें डाइट का भी प्रॉब्लम आता है, कभी कोई सेकेंडरी मोनिया का डाइट तो डाइट है तो उसका हम लोग डाइट अच्छे से करते हैं। और कोई लेडी को क्रोनिक डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, अनीमिया है, तो उसमें भी
सेकेंडरी अमोनिया मिलती है तो उसमें हम लोग उसके हिसाब से अगर एनीमिया तो हीमोग्लोबिन का टेस्ट करके उसमें आयरन की टेबलेट चलाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी अमोनिया।